नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल आरके वर्ल्ड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ बिहार की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मौर्य वंश की। और अभी तक के वीडियो में हमने देखा कि मौर्य वंश को समझने के लिए कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत हैं, उनका क्या महत्व है और उनके कौन कौन से एविडेंस है, इसके विषय में हमने जाना। आज हम जानेंगे मौर्य वंश के सबसे प्रतापी सम्राट चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है पाली में। और 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने मगध के सिंहासन पर राज किया। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य अथवा चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। हमने देखा था कि धननंद को मारने के बाद जो है मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठ जाता है। आज हम विस्तृत तरीके से समझेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने और क्या क्या किया, जिसने मगध की सीमाओं को भारत से बाहर तक विस्तृत कर दिया। तो ये पहला ऐसा सम्राट था जिसने मगध की तरफ से जो सीमाएं हैं मगध की, उसको भारत से बाहर तक पहुंचा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को विदेशी दासता मकदूनियाई शासन से मुक्त कराया था। इसीलिए कई इतिहासकार उसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक तथा भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। तो उसने मकदूनियाई शासन से भारत को आज़ाद करवाया था। इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार उसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक तथा भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। इसे प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक एवं भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भारतीय इतिहासकारों ने कई सारे विरोधों की बात की है। और वो था भी इस लायक क्यों? क्योंकि उसने भारत से बाहर जो है मगध की सीमाओं को पहुंचा दिया था। आर.के. मुखर्जी नामक विद्वान इतिहासकार के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य बृहत्तर भारत पर शासन स्थापित करने वाला प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था। तो आर.के. मुखर्जी साहब कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो बृहत्तर भारत पर शासन करने वाला प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था। स्ट्रैबो बताता है कि चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्रक अथवा पालिब्रोथस उपनाम धारण किया था। तो स्ट्रैबो के हिसाब से जो चंद्रगुप्त है उसने पालिब्रोथस या पाटलिपुत्रक नामक उपाधि धारण की थी या उपनाम धारण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न विदेशी लेखकों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है। अब हम देखते हैं कि जो विदेशी लेखक हैं, खासतौर से यूनानी, ग्रीको रोमन, वो क्या नाम देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को और उनकी पुस्तकों में किस नाम से हम उन्हें जानते हैं। तो जैसे मेगस्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा है। एपियानस एवं प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहा है। फिलार्कस ने सेंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त को, सेंड्रोकोप्टस कहा है चंद्रगुप्त को। सर्वप्रथम फरवरी 1793 में सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख उपरोक्त नामों का संबंध प्रमाणों एवं साक्ष्यों के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जोड़ा तथा पाटलिपुत्र का समीकरण पालिब्रोथा के साथ स्थापित किया। तो जो पालिब्रोथा शब्द था, पालिब्रोथा, ये पता नहीं चल रहा था कि कौन सा नगर है, किस देश का नगर है। हालांकि जो इंडिका थी, इंडिका में इसका उल्लेख मिलता है और उसी का संदर्भ मान करके विलियम जोन्स ने जो पालिब्रोथा है इसका संबंध पाटलिपुत्र से किया और सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस का संबंध जो है चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित किया। चंद्रगुप्त नाम का सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। लगभग समस्त ब्राह्मण संस्कृत ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना गया है। तो जितने संस्कृत के
ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन सब में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र ही बताया गया है। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि नंदों के समय से शूद्र शासक शासन करेंगे। तो जो शूद्र शासक हैं वो नंदों के समय से भारत पर शासन करेंगे, मतलब नागों के पश्चात वो शासन करना प्रारंभ कर देंगे। ऐसी बातें विष्णु पुराण में बताई गई हैं। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि संस्कृत विषय को लेकर, संस्कृत भाषा को लेकर के विद्वानों में एक प्रकार का द्वंद्व है, और हम देखते हैं कि जो संस्कृत है वो पाली और प्राकृत को ही सुधार करके बनाई जा रही, संस्कारित करके बनाई जा रही एक नई भाषा थी, जिसका अनुवाद का कार्य नालंदा में किया जा रहा था। विशाख दत्त के सुप्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल एवं कुलहीन कहा गया है। इसमें इसे नंद वंश से संबंधित बताया गया है। तो जो मुद्रा राक्षस है वो चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताता है। इसके अलावा उसका संबंध नंद वंश से भी जोड़ता है। घुंडी राज, जिन्होंने मुद्रा राक्षस की टीका की है, तथा श्रीधर स्वामी जो विष्णु पुराण के टीकाकार हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राजा की मूरा नामक दासी से उत्पन्न, नाम की दासी है, उसी से चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। और इसी कारण से, चूंकि वो दासी का पुत्र था, इसी कारण से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो निम्न कुल जन्मा हो जाता है या शूद्र वर्ण का मान लिया जाता है। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सूक्त में चंद्रगुप्त को खत्तिय बताया गया है, साथ ही उसे पिप्पल वन का शासक भी बताया गया है। तो जो बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सूक्त है वो चंद्रगुप्त को खत्तिय बताता है और साथ ही साथ कहता है कि वो पिप्पल वन का शासक भी था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व में चंद्रगुप्त को मयूर पालने वाले गांव के मुखिया की पुत्री से उत्पन्न खत्तिय बताया गया है। तो जो जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व है वो जो है एक अलग ही व्याख्यान करता है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, और कहता है कि वो मयूर पालने वाला जो मुखिया था पिप्पल वन के क्षेत्र में, उसी की लड़की से उत्पन्न हुआ पुत्र था। इस प्रकार से उसको जैन ग्रंथ खत्तिय बताता है। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के विषय में पुरातात्विक साक्ष्यों का अभाव है। तो अभी तक ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है जिसके आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के विषय में बताया जा सके। जो भी बातें कही जाती हैं साहित्यों के आधार पर कही जाती हैं, और वो साहित्य संस्कृत में लिखे हुए हैं जो कि काफी बाद में लिखे गए माने जाएंगे। इस प्रकार से जब तक कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिल जाता है तब तक चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के या उसके प्रारंभिक जीवन के विषय में कुछ भी कह पाना बड़ा ही कठिन होगा। जस्टिन एवं प्लूटार्क बताते हैं कि महाप्रतापी चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से उसके शिविर में मिला था। तो जस्टिन और प्लूटार्क का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सिकंदर से उसके शिविर में मिलने के लिए गया हुआ था। प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त युवावस्था में नंदों के विरुद्ध सहायता के लिए सिकंदर से मिला था। एरियन बताता है कि चंद्रगुप्त पोरस के दरबार में गया था। तो ये जो विदेशी लेखक हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त की भेंट सिकंदर से हुई थी, और पोरस जो था उससे भी संभवतः उसकी मित्रता थी। पर्वतक नाम के एक सहायक का उल्लेख प्राप्त होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक उपलब्धियां क्या थीं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक क्षेत्र में कौन से सुधार किए, या उसने राजनीति के क्षेत्र में कहां तक अपने आप को आगे बढ़ाया था, अब इसकी चर्चा हम करेंगे। तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस एवं परिशिष्ट पर्व के अनुसार चंद्रगुप्त के अभियानों में हिमालय क्षेत्र के शासक पर्वतक ने उसकी सहायता की थी। तो ये जो पर्वतक नाम का एक इसका सहायक है या मित्र है, वो इसके विजय अभियानों में इसका सहायक बनता है। इसकी जानकारी विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन से पता चलती है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहते हुए कहा है कि चंद्रगुप्त के माध्यम से भारतीयों ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका। वहीं प्लूटार्क कहता है
कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। तो जो विदेशी लेखक हैं वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उसके पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। जस्टिन ने तो ये कहा कि वो डाकुओं का गिरोह बनाकर चल रहा था, उसके पास आटविक लोग थे, उसके पास अनट्रेंड लोग थे। फिर भी उसने क्या किया कि जो दास्ता का जुआ था, जो उसको मकदूनियाई शासन ने घेर रखा था, उसको उतार कर फेंक दिया और 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ऐसी बात प्लूटार्क करता है। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा था, उस समय सिंध का शासक फिलिप द्वितीय तथा पंजाब का शासक यूथिडेमस था। तो हमको ये पता चला कि जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य लगा हुआ था विजय अभियानों में, उस समय सिंध का जो शासक है वो फिलिप द्वितीय था तथा पंजाब में यूथिडेमस था। फिलिप की हत्या कर दी जाती है तथा यूथिडेमस पंजाब छोड़कर भाग जाता है। किसके डर से? तो चंद्रगुप्त के डर से। चंद्रगुप्त के डर से यूथिडेमस भाग जाता है। इनको पराजित करने के पश्चात चंद्रगुप्त ने मगध की तरफ रुख किया, जहां उस समय महाप्रतापी नंद वंशीय शासक धननंद शासन कर रहा था। तो हमने पिछले वीडियो में धननंद को बहुत विस्तृत तरीके से समझा था कि उसको वेल्दी मैन कहा जाता था, बड़ी सेना थी और वो एक चक्रवर्ती सम्राट था जिसने बहुत सारे एरिया में भारत के कब्जा कर रखा था। ऐसे महाप्रतापी नंद वंशीय शासक धननंद से उसकी लड़ाई होती है। आगे देखें, मिलिंद पन्हों से ज्ञात होता है कि धननंद से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त विजयी रहा और इसी के साथ 322 ईसा पूर्व में उसने मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो हम देखते हैं कि धननंद जो है, इसका सेनापति भद्रसाल कहा गया है और इसी भद्रसाल ने सबसे पहला प्रतिरोध किया था चंद्रगुप्त मौर्य का। भद्रसाल को पराजित करके फिर उसने धननंद को पराजित कर दिया और मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। कैंटन नगर के डाटेड रिकॉर्ड से भी उसके मगध पर अधिकार एवं उसके सिंहासनारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित होती है। तो एक तो ये था कि 322 ईसा पूर्व निर्धारण का कोई आधार नहीं था, तो कैंटन नगर का जो डाटेड रिकॉर्ड था, इससे पता चल गया कि इसका जो सिंहासनारोहण हुआ था वो लगभग 322 ईसा पूर्व में हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त का सेल्युकस से युद्ध हुआ था। सेल्युकस वही जिसकी उपाधि द निकेटर थी, वो अपने आप को विजेता कहता था। तो सिकंदर का सेनापति सेल्युकस सीरिया का शासक था। वह एंटियोकस का पुत्र था। सेल्युकस की उपाधि निकेटर अथवा विजेता की थी। तो जो सिकंदर का सेनापति था सेल्युकस, वो सीरिया में शासन कर रहा था और एंटियोकस का पुत्र था, काफी बलशाली था, महत्वाकांक्षी था और सिकंदर के बाद जो जेड्रोसिया काबुल कंधार का एरिया है उसी के अंडर में आता है। सेल्युकस ने 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी को पार किया। यहाँ इसका सामना भारत के एक शूरवीर योद्धा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। तो जब सेल्युकस ने सोचा कि अब सिकंदर तो है नहीं, सिकंदर को गए काफी साल गुजर गए हैं, तो अभी भारत का इधर का कोना, पश्चिम का कोना भी खाली है क्योंकि शायद नंद भी नहीं है। तो उसको लगा कि अभी मौका अच्छा है और हम सिंध पार करके धीरे से भारत पर अधिकार कर लेंगे। अपने इस गुमान में वो आगे बढ़ा, किंतु उसे ये नहीं पता था कि यहाँ एक शूरवीर योद्धा है जिसका नाम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है और वो उसे पराजित कर देगा। आगे चल करके दोनों में लड़ाई होती है और अंत में क्या होता है, इस युद्ध में सेल्युकस पराजित हुआ और उसने अंततः 302 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली। तो जब इसने लड़ाई किया चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्युकस ने, तो ये पराजित हुआ और पराजित होने के बाद इसने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली। उसकी कुछ शर्तें थी, उस शर्तों को देखते हैं। इसे भारत की प्रथम अंतर्देशीय संधि कहा जाता है। स्ट्रैबो इस संधि की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख करता है। तो जो स्ट्रैबो है वो बताता है
कि इस संधि में क्या क्या हुआ था। तो चंद्रगुप्त ने सेल्युकस की पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया तथा दहेज स्वरूप उसे 4 प्रांत अराकोशिया अथवा कंधार, पेरोपनिसडाई अथवा काबुल, एरिया अथवा हेरात, जेड्रोसिया अथवा मकरान तट प्राप्त हो गए। जब चंद्रगुप्त मौर्य को 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राप्त हो गए तो इसके बदले उसने सेल्युकस को 500 हाथी प्रदान किए। एक तो वैवाहिक संबंध हो गया, दूसरे उसको 4 प्रांत मिल गए जो कि महत्वपूर्ण प्रांत उस समय के माने जाते थे। इसके अलावा उसने 500 हाथियां सेल्युकस को दे दी। स्मिथ बताता है कि चंद्रगुप्त और सेल्युकस के इस वैवाहिक संबंध का उल्लेख एपियानस करता है। तो इस वैवाहिक संबंध के बारे में एपियानस नाम का एक इतिहासकार है, वो बताता है और इस बात की पुष्टि होती है स्मिथ के द्वारा बताए गए स्टेटमेंट से। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्युकस का राजदूत मेगस्थनीज अराकोशिया अथवा कांधार से चलकर भारत आया था। उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम इंडिका है। तो मेगस्थनीज पर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है साहित्यिक स्रोतों में, आप वहां जाकर के विस्तृत तरीके से देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे करके चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण जम्मू द्वीप पर अधिकार कर लिया। संपूर्ण जम्मू द्वीप पर अधिकार करने वाला कोई अगर पहला मगध का शासक हुआ तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। बौद्ध ग्रंथ महावंश में चंद्रगुप्त को संपूर्ण जम्मू द्वीप का शासक बताया गया है। चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र विजय की पुष्टि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होती है तथा दक्षिण भारत में अधिकार की पुष्टि आहनानुर से। आहनानुर का लेखक जो मामूलनार है वह बताता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर मोहर नामक किसी राजा के ऊपर आक्रमण किया तथा उसको पराजित कर दिया। तो इस तरीके से जो आहनानुर नाम का ग्रंथ है वो स्पष्ट बता रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर किसी मोहर नामक व्यक्ति पर आक्रमण किया था। उसको पराजित करने के पश्चात उसने दक्षिण के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त के महास्थान लेख से उसके बंगाल विजय की पुष्टि हो जाती है। इसका उल्लेख हमने पुरातात्विक स्रोतों में किया है। चंद्रगुप्त का साम्राज्य पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक एवं उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत के बाहर तक विस्तृत हो गया था। तो अभी जो मगध की सीमाएं हिमालय से लेकर के गोदावरी तक या फिर कुरु से लेकर के गोदावरी तक फैली हुई थी, अब वो सीमाएं बाहर निकल गई भारत से भी और दक्षिण में भी सुदूर दक्षिण तक पहुंच गई थी। इस बात का हमको अलग अलग संदर्भों से उल्लेख प्राप्त होता है और उस चक्रवर्ती सम्राट का नाम हमें चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है जिसने पहली बार मगध की सीमाओं को इतना विस्तृत कर दिया था। सोहगौरा एवं महास्थान से प्राप्त लेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त भारत में राशि या अन्य भंडारण एवं वितरण को प्रारंभ करने वाला पहला चक्रवर्ती सम्राट था। तो संभवतः इससे पहले किसी ने भी अकाल के लिए अन्न भंडारण की व्यवस्था नहीं की थी और ना ही इस तरीके से वितरण करने की बात दिखलाई देती है। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि चंद्रगुप्त जो है वो भारत में पहला ऐसा चक्रवर्ती सम्राट है जिसने अन्न भंडारण और वितरण की व्यवस्था की हुई थी। उसको राशनिंग प्रणाली का नाम दिया गया है। मेगस्थनीज बताता है कि चंद्रगुप्त ने पाटली पुत्र नगर में दूरी निर्देशक प्रस्तरों, जिसको हम मील का पत्थर कहते हैं, को लगवाया था जो 10 स्टेडिया की दूरी पर लगाए गए थे। तो जैसे एक पत्थर यहाँ लगा हुआ है, दूसरा पत्थर यहाँ लगाना है, तो इसकी जो दूरी होगी ये 10 स्टेडिया होगी। ये 10 स्टेडिया होगी, मतलब 1 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर के बीच की दूरी की बात है। तो ये स्टेडिया में बताता है कि एक पत्थर जहाँ लगा है उससे 10 स्टेडिया की दूरी पर दूसरा पत्थर लगवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने।
इसके अलावा हम देखें तो भविष्य पुराण में चंद्रगुप्त को बौद्ध धम्मानुयायी बताते हुए उसे बौद्ध भिक्षुओं के प्रति तत्पर बताया गया है। तो जो भविष्य पुराण है ब्राह्मण ग्रंथों का, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध धम्मानुयायी बताते हुए बौद्ध भिक्षुओं के प्रति तत्पर बताया गया है। मतलब कि उसके समय में बौद्ध भिक्षु रहे होंगे और वो बौद्ध भिक्षुओं का प्रिय रहा होगा, इसीलिए संभवतः भविष्य पुराण जो कि बाद का मान सकते हैं ग्रंथ है, उसमें इसका जिक्र किया गया है। अब अंत में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कैसे हुई थी। हमने देखा कि किस तरीके से उसने मगध की सीमाओं को धीरे धीरे करके भारत से बाहर कर दिया। इसके अलावा सेल्युकस से लड़ाई कर ली, हेलेना से शादी कर ली, 4 एरिये ले लिए। फिर हम देखते हैं मेगस्थनीज आता है, पाटलिपुत्र उसके अधिकार में रहता है, दक्षिण भारत तक वो पहुंच जाता है, बंगाल की खाड़ी को भी जीत कर लेता है। इस तरीके से वो चक्रवर्ती सम्राट दिखलाई देता है। और हम देखें तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह भी पता चला कि उस पर उसका भी लेख है। हमने पिछले वीडियो में इसकी बात की थी पुरातात्विक स्रोतों में कि वहाँ पर जो वैश्य पुष्यगुप्त है उसने काठियावाड़ क्षेत्र में उर्जैत और पलासनी नामक नदियों से निकलने वाले जल को एकत्रित करके एक झील का निर्माण किया था जिसका नाम सुदर्शन झील है। और उस सुदर्शन झील से तमाम प्रकार की नहरें निकलवा करके बाद में अशोक ने जल की व्यवस्था की थी खेतों के लिए कि किस तरीके से अच्छी खेती हो सकती है। तो हम देखते हैं कि काठियावाड़ के एरिए में भी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है। वहाँ स्थान लेख के आधार पर कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी वाले एरिए में उसका आधिपत्य था। कर्नाटक के क्षेत्र में अहनानूर जो मामूलनार है वो बता रहा है कि उधर के एरिए में उसने शासन किया था। और कश्मीर के एरिए से हो करके आगे देखें तो जो अफगानिस्तान तक का एरिया है या जो उससे आगे का एरिया हिंदू कुश तक का एरिया है, वहाँ तक के एरिए में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को फैला दिया था। तो इतना बड़ा प्रतापी शासक होते हुए, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के आखिरी दिन कैसे बीते, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो जैन ग्रंथ राजबलि कथा में उसे 26 वर्षों तक शासन करने वाला सम्राट बताया गया है। तो एक ग्रंथ है राजबलि कथा जो जैन ग्रंथ है, वो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 26 वर्षों तक शासन किया था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व उसे जैन धम्मानुयायी बताता है और वो प्रमाण देता है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य जैन धम्मानुयायी था। इसके अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया और जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक, यहाँ पर चंद्रगिरी नाम की पहाड़ी है, चंद्रगिरी नाम की पहाड़ी है, वहाँ पर वो चला जाता है। और संलेखना विधि, संलेखना विधि क्या होती है? भोजन को अधिक से कम करते जाना। तो संलेखना विधि यही होती है कि भोजन को धीरे 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 कम करना है और एक समय ऐसा आएगा कि भूख प्यास से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस विधि का उपयोग करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने धीरे धीरे करके अपने प्राण त्याग दिए। तो अंत में हमने देखा कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व कह रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो चला जाता है श्रवणबेलगोला चंद्रगिरी पहाड़ी पर और वहाँ संलेखनाविद से प्राण त्याग देता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो महास्थान और सोहगौरा जैसे स्थानों से हमको अन्न भंडारण और वितरण के अभिलेख या लेख दिखलाई देते हैं, ताम्रपत्र लेख दिखलाई देते हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त के जीवन काल के आखिरी समय में उसके साम्राज्य में अकाल पड़ा होगा, जिस कारण से उसने इन अभिलेखों को लिखवाया, इन ताम्रपत्रों को लिखवाया और अन्न भंडारण की व्यवस्था करवाई
और इसी अकाल के पश्चात कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि भद्रबाहु ने एक भविष्यवाणी की थी कि इसके जीवन काल में अकाल पड़ जाएगा और लोग भूखों मरने लगेंगे, फिर इसको तपस्या करनी पड़ेगी, तब सब ठीक होगा। तो जो भी कुछ रहा हो, चाहे अकाल की बात रही हो या भद्रबाहु उसको जैन धर्म में दीक्षित करना चाह रहे हों, जो भी कुछ रहा हो, जैन ग्रंथ यही कह रहे हैं कि उसने संलेखना विधि से चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपने प्राण त्याग दिए। ये चंद्रगिरी पहाड़ी कर्नाटक के हासन जिले में वर्तमान में दिखलाई देती है। तो इस प्रकार से हमने आज एक महाप्रतापी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जाना, और आने वाले वीडियो में हम बिंदुसार और अशोक के बारे में जानेंगे, फिर अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में जानेंगे। तो अंत तक आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।